हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम जो है डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो चैप्टर है उसमें डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि पादप जल संबंध। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो वाटर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, यानी बिना वाटर के जीवन संभव नहीं है। लेकिन प्लांट में जो वाटर का प्लांट और वाटर में जो संबंध है वो काफी गहरा संबंध है, और प्लांट के लिए वाटर जो है काफी आवश्यक होता है, क्योंकि प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो वाटर के द्वारा ही क्या है संभव है। जल के माध्यम से ही वो प्रक्रियाएं संभव हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं। तो इसीलिए प्लांट में वाटर का जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, और वाटर के माध्यम से ही जो है जो भी केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स, केमिकल्स का मतलब हार्मोन्स या मिनरल्स जो होते हैं वो, और इसके अलावा भोजन का जो स्थानांतरण है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो वाटर के द्वारा ही, जल के द्वारा ही होती है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्लांट और वाटर में किस प्रकार का संबंध होता है, और किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल जो है आगे, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जो है ट्रांसपोर्टेटेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल से और प्लांट की बॉडी में अलग अलग पार्ट में जो जल का जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए कई प्रकार का प्रेशर काम करता है। जैसे एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, इसके अलावा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसके अलावा टर्गर प्रेशर होता है, वाल प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है। तो कई प्रकार के प्रेशर होते हैं जिनके माध्यम से जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट प्लांट बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। इसमें हम एक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और वो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं उसके लिए वाटर की काफी आवश्यकता होती है। यानी बिना जल के प्लांट में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो संभव नहीं है। एंड प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनके लिए जल की काफी आवश्यकता होती है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव की बॉडी में लगभग 60%, पूरे बॉडी में लगभग 60% क्या होता है, जल होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है 70% क्या होता है, वाटर होता है। वाटरमेलन हैज ओवर 92% ऑफ वाटर, और अगर हम वाटरमेलन यानी कि तरबूज की बात करें तो उसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर 92% केवल क्या होता है, वाटर ही होता है। तो कहने का मतलब है कि वाटरमेलन एक ऐसा फल है जिसमें सबसे अधिक, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे अधिक जल वाटरमेलन में होता है। कितना होता है, 92%। इसके अलावा मोस्ट हर्बेसियस प्लांट हैव 85 to 90% ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हर्बेसियस का मतलब जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्लांट की 3 कैटेगरी है, हर्ब, सर्ब और ट्री। तो जितने हर्ब्स होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, उनमें 85 से 90% क्या होता है, वाटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्लांट में जो है सेल होती है उसकी परमेबिलिटी किस प्रकार की होती है, उसकी पारगम्यता किस प्रकार की होती है। वैसे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं अपनी परमेबिलिटी के आधार पर। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी मेम्ब्रेन आर ऑफ 4 टाइप, यानी कि अपनी पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन का नाम लिखा गया है और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कौन सी ऐसी होती है। पहला है परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि पारगम्य झिल्ली। तो ये झिल्ली कहाँ होती है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सेल वॉल कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस प्रकार के
मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, वो किस प्रकार की पारगम्यता होती है उसकी, तो ये परमेबल है, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली क्या है, पारगम होता है। दूसरा है सेमी परमेबल, अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पार्चमेंट पेपर, ठीक है, एक पेपर होता है पार्चमेंट पेपर, ये किस प्रकार का व्यवहार करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि ये अर्ध पारगम झिल्ली की तरह काम करता है। तीसरा है सिलेक्टिव परमेबल, ये जो है जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो सेल होती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसी प्रकार की होती है, सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसके अलावा टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट क्या है आपको मालूम होगा, साइटोलॉजी आप पढ़ चुके हैं कि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो टोनोप्लास्ट है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वो भी किस प्रकार की होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। और तीसरा क्या है, इम्परमेबल, यानी कि अपारगम्य झिल्ली, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये किस प्रकार की मेम्ब्रेन है, सुवेरानाइज्ड सेल वॉल, यानी कि ऐसा सेल वॉल जिसमें सुवेरिन जाकर जमा हो जाता है, यानी कॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्क। तो जब सेल वॉल में सुवेरिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये सेल वॉल कैसा हो जाता है, इम्परमेबल हो जाता है। इसके अलावा क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल का मतलब यह है कि जब सेल वॉल में क्यूटिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्यूटिन क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है, जो सेल वॉल में जाकर जमा हो जाता है तो उसकी पारगम्यता समाप्त हो जाती है, तो ये इम्परमेबल हो जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस में। तो सुबेरनाइज्ड सेल वॉल कहाँ होता है, कार्क में होता है, और एक क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल कहाँ होता है, एपिडर्मिस, यानी कि जो प्लांट का एपिडर्मिस होता है उसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन की, ठीक है, कि सोल्यूशन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। तो दे आर थ्री टाइप, यानी सोल्यूशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है। पहला है हाइपर हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा आइसोटोनिक। तो ये क्या होता है, अब सोल्यूशन टाइप्स, आप सोल्यूशन की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन क्या है कि ये प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सोल्यूशन के बारे में जानना हमें आवश्यक है कि कितने प्रकार का होता है, क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा गया यहाँ पे, इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, कहने का मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म के बाहर का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा सांद्रित है, किसकी अपेक्षा, साइटोप्लाज्म की अपेक्षा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर के सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, कम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो ये क्या होता है, इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की अपेक्षा जो बाहर का सोल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, तनु है, ठीक है, यानी कि कम सांद्रित है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, मतलब ये है कि इसे मान लेते हैं ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये बाहर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाहर का जो सोल्यूशन है, तो ये कैसा है, डाइल्यूट है, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो अंदर का जो सोल्यूशन है वो क्या है, सांद्रित है, और बाहर का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, तनु है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो ये क्या होता है, इफ एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से क्या करता है, बैलेंस करता है। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये थ्री टाइप्स का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। आगे देखते हैं, तो अगले वीडियो में हम डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं।
इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्योंकि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का होना आवश्यक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पर काम करता है। तो वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आइए देखते हैं। पहली चीज तो यह है कि जो ऑस्मोसिस टर्म है यानी कि ऑस्मोसिस जो नाम है, परासरण जो नाम है वो किसने दिया था, तो ये चीज आपको याद रखना है। टर्म क्वाइंड बाई यानी ऑस्मोसिस जो टर्म है वो किसने दिया था, तो आपको याद रखना है नोलेट, एक वैज्ञानिक थे NOLLET, नोलेट ने ऑस्मोसिस टर्म को दिया था। ठीक है, ऑस्मोसिस टर्म किसने दिया था, नोलेट ने। और ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस क्या है, वास्तव में एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, विसरण ही है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रक्रिया कुछ अलग अलग होती है। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन, जो दिशा होती है, इसके अलावा जो ऑस्मोसिस की दर होती है, परासरण की जो दर होती है, डिपेंड ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब यह है कि जो परासरण की दिशा और इसके अलावा परासरण की जो दर है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये जो है डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इन ऑस्मोसिस वाटर विल बी मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो डिफ्यूजन का डिफिनेशन था वही डिफिनेशन यहाँ पर भी है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो किधर से किधर होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। तो ये टर्म किसने दिया था, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फेफर। ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर नाम किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ओ फेफर। पी साइलेंट है यहाँ पर, या FER फेफर। ओ फेफर ने ऑस्मोटिक प्रेशर को यानी कि ओपी टर्म को दिया था। अब ये परासरण दाब होता क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। परासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है। ठीक है, परासरण दाब कहाँ पे उत्पन्न होता है, विलयन में उत्पन्न होता है। परासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलयन व जल को पृथक करने पर विलयन में विकसित होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद रखना है, क्योंकि इसी परिभाषा के द्वारा आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे। एक बार और देखते हैं। परासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन व जल को पृथक करने पर विलयन में विकसित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे विलयन में वाटर की मात्रा कम होती जाएगी, जैसे जैसे उसका ओपी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम वाटर को बढ़ाएंगे क्या होगा, उसका ओपी घटता जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम बात करें कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का जो ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 0 होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वो प्योर सॉल्वेंट का ओपी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं 1/2 फार्मूला। ठीक है, 1/2 फार्मूला, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये फार्मूला दिया था तो इसीलिए हम इस नाम से जानते हैं 1/2 फार्मूला ऑफ ओपी। यानी ओपी का एक फार्मूला दिया गया है, ओपी इक्वल टू MRT। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फार्मूला पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ओपी इक्वल टू MRT। ठीक है, यम क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है यम इक्वल टू मोलर सांद्रता, आर क्या है गैस नियतांक, और टी क्या है परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
इसके अलावा एक और फार्मूला दिया गया है, अगर हम मैथमेटिक दृष्टि से देखें, मैथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ओपी, ठीक है, तो ये क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। अब इसमें आई क्या है, तो आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, कि आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सी क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.082 मोल, मोल प्रति मालिक्यूल, यहां पे क्या है, मोल प्रति मालिक्यूल, आपको याद रखना है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 0.082 मोल प्रति मालिक्यूल, ठीक है, मोल अपान मालिक्यूल। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप। तो ये फार्मूले हैं जिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ओपी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर का जो ओपी होता है वो क्या होता है, तो प्योर वाटर का जो ओपी है आपको पहले ही बताया हमने कि वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो ओपी ऑफ प्योर वाटर इज टेकन टू बी जीरो, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ये जीरो होगा। और जैसे जैसे उस सॉल्वेंट में सल्यूट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ओपी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओपी इज मेजर्ड बाई ऑस्मोमीटर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्मोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ओपी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओपी ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाई प्लाज्मोलाइटिक मेथड, यानी कि किसी सेल के ओपी को हमें मेजर करना है, उसका मापन करना है, तो हम किस विधि के द्वारा उसका मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, तो ये मेथड एक होता है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइटिक मेथड। इसके द्वारा हम किसी सेल के ओपी को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा असेंडिंग आर्डर्स दिया गया है ओपी का, असेंडिंग आर्डर्स क्या होता है ओपी का, तो इसमें आप देखिए अगर हम मीसोफाइट की बात करें तो मीसोफाइट की अपेक्षा जो हाइड्रोफाइट्स का जो ओपी है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि मीसोफाइट की अपेक्षा जो हाइड्रोफाइट का ओपी है वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जीरोफाइट्स और मीसोफाइट की बात करें तो जीरोफाइट्स का जो ओपी है वो मीसोफाइट की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर हम हाइलोफाइट्स की बात करें तो जीरोफाइट्स की अपेक्षा जो हाइलोफाइट्स का ओपी है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों, आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जलीय पौधे हैं, ठीक है, ठीक है, जल के अंदर पाए जाते हैं। अब जल के ये कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या है कि वहां पर जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, उसकी मात्रा ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, इसका ओपी क्या होगा, हमेशा कम होगा। यानी सबसे कम जो ओपी होता है वो किसका होता है, हाइड्रोफाइट्स का होता है। और सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओपी होता है, किसका होता है, हेलोफाइट्स का होता है। हेलोफाइट्स का वो हिंदी में हम कहते हैं लवणोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोफाइट्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस पौधे का सबसे ज्यादा ओपी होता है, यानी कि एक स्पीशीज की बात करें, हम जीनस स्पीशीज की बात करें कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका ओपी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट ओपी इज रिपोर्टेड इन ए हेलोफिटिक प्लांट। एक हेलोफिटिक प्लांट है, जैसा कि आपको हमने बताया कि हेलोफाइट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो एक पौधा है जो हेलोफाइट्स से बिलोंग करता है, उसके अंदर रिपोर्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। उस प्लांट का क्या नाम है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एट्रीप्लेक्स
कॉन्फर्टिफोलिया, ठीक है, एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रिपोर्ट किया गया है। कितना होता है? 202.5 एटीएम। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर। 202.5 एटीएम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस प्लांट में होता है? एक होलोफिटिक प्लांट है जिसका नाम है एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया में ये रिपोर्ट किया गया है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लांट में टाइम को बताया है अकॉर्डिंग टू हैरिस, ठीक है, हैरिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैरिस लीफ ऑफ ओपी, यानी जो पत्ती का ओपी है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। यानी एक पत्ती की बात करें हम कि पत्ती के अंदर का जो ओपी है वो क्या होता है? ज्यादा होता है कि कम होता है? तो पत्ती का जो ओपी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती हैं, और फोटोसिंथेसिस करती हैं तो क्या बनाती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब भोजन बनेगा तो क्या होगा? वहां पर जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? सांद्रित हो जाएगा, और उसका ओपी क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ओपी होता है वो हमेशा क्या होता है? हाई होता है। अगर हम रूट की बात करें कि जो प्लांट का रूट है उसका ओपी क्या होता है, तो उसका ओपी क्या होता है? कम होता है। यानी पत्ती की अपेक्षा इसका ओपी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के संपर्क में होती हैं, और मिट्टी में क्या है? वाटर है। तो वाटर की मात्रा यहाँ ज्यादा होगी। आपको मालूम है कि अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो ओपी क्या होगा? हमेशा कम होगा। ठीक है, तो रूट का ओपी क्या होता है? कम होता है, और पत्ती का जो ओपी होता है हमेशा हाई होता है। इसके अलावा हम बात करें अगर इन नाइट ओपी इन प्लांट, यानी कि रात में जो प्लांट के बॉडी का जो ओपी होता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? लोअर होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो प्लांट की बॉडी में जो है मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है। तो इसलिए ओपी क्या होता है? घट जाता है। इन मिड डे, यानी कि दोपहर के समय जो प्लांट का ओपी होता है वो हमेशा हायर होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में क्या हो जाता है कि वाटर लॉस हो जाता है। तो वाटर लॉस होने से जो सोल्यूशन होगा सेल का, साइटोप्लाज्म का, वो क्या हो जाएगा? सांद्रित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ओपी बढ़ेगा। तो मिड डे का जो ओपी है प्लांट में वो हायर होता है। और अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि में ओपी क्या होता है? हमेशा कम होता है। परासरण का एक नियम है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की ओर होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, कम ओपी, जल की गति, अधिक ओपी, यानी कि जो जल का मूवमेंट है वो हमेशा लोअर ओपी टू हायर ओपी होता है। यानी कि कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जल की मूवमेंट होती है। इसके अलावा ओपी को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल माना जाता है। और इसका जो सिंबल होता है वो साई यस होता है। क्या होता है? साई यस। यस का मतलब क्या है? सल्यूट पोटेंशियल, और साई जो है क्या है? ये सिंबल है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? साई पी। ठीक है, और सल्यूट पोटेंशियल को क्या लिखा गया है? साई यस। इसका मान नेगेटिव होता है, और साइन एस या साइन पी जो होगा उसका मान हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 0 डिग्री पर साइन एस का मान क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोल ग्लूकोज का 0 डिग्री पर साइन एस का जो मान है वो क्या होगा? यानी कि सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आंसर बताया गया है कि सल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू -22.4 एटीएम। ठीक है, -22.4 एटीएम। तो इस आंसर के द्वारा आपको यह समझना है
कि जो साइन एस का मान होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ऋणात्मक होता है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टीपी और डब्ल्यूपी।